मेरे भाइयों और बहनों प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो जितनी देर वीडियो शुरू हो रही है। और अगर अपने आईएससी और वीडियो देखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम जेसन है। मैं पेशे और शौक से एक शेफ हूँ। दरअसल एक हेड शेफ हूँ। अगर मैं काम पर ना जाऊं तो एलए के एक जाने माने रेस्टोरेंट में तहलका मच जाता है। मैं पिछले कुछ वक्त से बहुत ही मेहनत से काम कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं अक्सर घर आने में लेट हो जाता हूँ, जिस वजह से मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे बीच काफी परेशानी शुरू हो गई है। इसलिए वैलेंटाइंस डे उन दिनों में से एक था जिस दिन मुझे अपने काम के साथ समझौता करना पड़ा। मुझे उसे एक ऐसा दिन बनाना पड़ा जहां अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने के लिए मुझे खाना बनाने की अपनी कला का प्रदर्शन करना पड़ा। वो अपने बेस्ट फ्रेंड मैट के साथ हाइकिंग के लिए गई थी और शाम 7 बजे तक मेरे हाथ से बने खास डिनर के लिए लौटने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई वो दिन रोमांस से कोसों दूर जाता रहा। पहले तो मैं चाहता ही नहीं था कि वो जाए। मेरा मतलब है कि कौन सी लड़की इस तरह वैलेंटाइंस डे वाले दिन अपने बॉयफ्रेंड को अकेला छोड़कर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हाइकिंग के लिए चली जाती है। मैं बहुत ही अच्छी तरह जानता था कि वो मुझे सबक सिखाने की कोशिश कर रही थी और मैं ये भी समझता था कि अगर मुझे इस शाम को बचाना है तो अपना मुंह बंद करना होगा। मैंने पूरे दिन बहुत सारे काम कर लिए थे। एक ऐसा मेन्यू तैयार किया जिसमें बेहद प्यार झलके, जैसे कि तले हुए स्कैलप्स, उसका मनपसंद स्टेक और मीठे में स्वादिष्ट चॉकलेट मूस केक। सभी चीजों को अच्छे से टेबल पर सजा दिया गया था और टेबल पर मोमबत्तियां और गुलाब रख दिए गए, जो उस दिन के हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे ही घड़ी में 7 बजे से ऊपर का समय हुआ, मैंने वैलेंटीना को मैसेज भेजा। मेरी बात में चिंता का संकेत भी था। हे जान, डिनर तैयार है, सब ठीक तो है ना? मुझे माफ करना, थोड़ी देर लग रही है। हाइकिंग में मेरी समझ से ज्यादा वक्त लग रहा है। मैंने सब रखने की कोशिश की और खुद को आखिर में होने वाले काम से व्यस्त कर लिया। लेकिन जैसे ही मिनट घंटे में गुजरे, उसके मैसेज अजीब होते गए। तुम काफी समय से गई हुई हो, क्या मुझे चिंता होनी चाहिए? मेरा ध्यान भटक गया था। जंगल में हमें कुछ अजीब देखने को मिला, मैं आकर तुम्हें सब बताती हूँ। उसकी आधी अधूरी बातों ने मेरी चिंता को कम नहीं बल्कि और बढ़ा दिया और मेरी निराशा और ज्यादा बढ़ गई जब मैंने किचन में एक चूहे को इधर उधर भागते हुए देखा। कुछ समय से हम घर में चूहों से संबंधित थोड़ी परेशानी का एहसास कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। अब मैं एक चूहे को भी जीतने नहीं दे सकता था। हाथ में एक बैट लिए मैं उसकी खोज में निकल पड़ा। मेरा मूड और भी ज्यादा खराब हो चुका था। वो चूहा मायावी निकला। वो मेरे हर वार से बचता रहा और फिर आखिरकार अपने बिल में जाकर छुप गया। हार कर गुस्से में मैंने बैट वहीं फेंक दिया। मेरे दिमाग में एक बार फिर अजीब अजीब ख्याल आने लगे। वैलेंटीना का लेट हो जाना, उसके अजीब जवाब आना और अब इस चूहे की परेशानी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी कायनात आज इस शाम को खराब करने के लिए ठान कर बैठी है। काफी देर हो चुकी है, तुम घर कब आ रही हो? मेरा वक्त से ध्यान हट गया। मैं बस आ रही हूँ, ओके? मैं उस पर यकीन करना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। क्या उसके और मैट के बीच कुछ चल रहा था? ये ख्याल मेरे दिमाग में जौ की तरह चिपक गया था, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जब तक घड़ी में 11 बजे, मेरी चिंता अब गुस्से और घबराहट में बदल चुकी थी। लेकिन फिर आखिरकार दरवाजा खुला। वैलेंटीना अंदर आई, लेकिन वो काफी अलग लग रही थी। उसके चुलबुले अंदाज की जगह बेचैन कर देने वाली दबी हुई अंदाज ने ले लिया था। उसकी आंखों में चमक नहीं थी और उसकी हरकतें अजीब और सुस्त सी लग रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं उसे अपनी नाराजगी और गुस्सा जाहिर करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया और बार बार ये कहती रही कि उसका पेट भरा हुआ है और वो मेरे हाथ का बना हुआ डिनर नहीं करना चाहती। ये बिल्कुल भी वैलेंटीना नहीं थी। उसे तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। क्या? लेकिन स्टेक तो तुम्हारी फेवरेट है और मैंने पूरा दिन तुम्हारे लिए ही खाना बना। मुझे अभी कुछ भी खाने का मन नहीं जेसन। हाई करते हुए मैंने कुछ खा लिया था। जिस तरह से वो बात कर रही थी, मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नजरें चुरा रही हो और मुझसे कोई राज छुपाने की कोशिश कर रही हो। हमारा अपार्टमेंट जो अक्सर काफी प्यारा और सबको पसंद आने वाला हुआ करता था, आज एकदम ठंडा पड़ गया था, जैसे तापमान गिर गया। जैसे जैसे रात बढ़ी, अपार्टमेंट का माहौल बदल गया। मुझे बहुत ही घुटन और घबराहट महसूस होने लगी। मुझे ठीक से तो नहीं याद, लेकिन मुझे सामान अपनी जगह से इधर उधर होते हुए दिखाई देने लगा। लाइट्स बिना वजह झिलमिलाने लगी और घर के अंदर हीटर चलने के बावजूद घर में ठंड पड़ गई। वैलेंटीना का बर्ताव भी हद से ज्यादा अजीब होता गया। वो बीच बीच में अजीब भाषा में कुछ फुसफुसाती जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसकी आवाज एक अजीब लय में आ रही थी। हो सकता है कि मैं सिर्फ कोई न कोई बहाना ढूंढ रहा था। मैंने अपने रेस्टोरेंट का सबसे व्यस्त दिन छोड़कर उसके साथ वक्त बिताने के लिए तय किया था, लेकिन उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो शाम एक रोमांटिक वक्त से हटकर एक परेशान कर देने वाले अनुभव में बदल गई थी, जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। मैं खुद से इस रिश्ते के बारे में ही नहीं बल्कि सच्चाई के बारे में भी सवाल करने लगा। आखिर उस हाइक पर हुआ क्या था?
उसे जंगलों में क्या मिला था, और सबसे ज्यादा जरूरी उसे हुआ क्या था। जो वैलेंटीना मेरे सामने खड़ी थी वो दूर दूर तक वैसी नहीं थी जिसे मैं जानता था और जिसे मैं प्यार करता था। वो कुछ अजीब लग रही थी। घड़ी में रात के 12 बज गए, फिर भी घर में छाई हुई अजीब सी मनहूसियत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं वहां खड़ा होकर उस डिनर को देख रहा था जो मैंने वैलेंटाइन के खास मौके पर बनाया था, जिसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। ये देखकर मुझे निराशा और चिंता दोनों का एहसास हुआ। वैलेंटीना का स्वभाव और भी ज्यादा उलझन भरा होता जा रहा था। खाने की तरफ उसकी कोई रुचि नहीं थी। मुझसे दूर दूर रहना, पेट भरा होने की बात करना, ये देखकर इतना तो कहा ही जा सकता था कि ये सब परेशान कर देने वाली बातें थी। हमारा मिलने से पहले वो काफी सख्त डाइटिंग फॉलो करती थी। मैं जानता था कि वो अपनी डाइट के नियम के लिए बहुत ही सख्त थी, इसलिए मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही थी। तुम इस तरह बर्ताव नहीं करती। जब से तुम वापस आई हो अजीब बर्ताव कर रही हो। आखिर हाइक पर हुआ क्या था? कुछ नहीं जेसन, मैं बस खाना खाने के मूड में नहीं हूँ, बस समझे तुम। जब उसने इस लहजे में बात की तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। मैं जितना ज्यादा चीजें समझने की कोशिश करता वो उतनी ही ज्यादा चीजें छुपाने और टालने की कोशिश करती। मेरे दिमाग में अलग अलग संभावनाएं बनने लगी, जिनमें से सबसे परेशान कर देने वाली मैट और उसके बीच के रिश्ते की थी। लेकिन जैसे ही रात और काली हुई, मेरी परेशानी की वजह एकदम बदल गई। वैलेंटीना का व्यवहार और ज्यादा भयानक हो गया। वो घर में बेचैन होकर घूम रही थी। उसकी हरकतें अजीब और डरा देने वाली थी। कभी वो एकदम से चलते चलते रुक जाती और फिर पागलों की तरह दीवार की तरफ देखती जैसे वहां कुछ हो। वैलेंटीना, ये तुम क्या देख रही हो? क्या तुम्हें उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही? जैसे वो फुसफुसाने की आवाज? कोई आवाज नहीं। घर में सन्नाटा था जिसको भंग सिर्फ और सिर्फ झिलमिलाती हुई लाइट्स कर रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि अपार्टमेंट में हद से ज्यादा ठंड पड़ गई थी। मेरी सांसों से ओस निकलते हुए दिखाई देने लगी थी। मैं खुद को अपनी बाजुओं से ढक लेता। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हालात इस तरह बदल क्यों रहे थे। जैसे जैसे रात और गहरी होती गई तो ऐसा लगने लगा कि अपार्टमेंट अजीब अजीब हरकतें शुरू कर रहा है। बिना किसी हवा के दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। लाइट कम होती होती कभी बहुत तेज हो जाती। मेरे आस पास परछाई घूमने लगी जैसे वो मेरे दिमाग के साथ कोई खेल खेल रही हो। वैलेंटीना का अजीब बर्ताव असाधारण गतिविधियों के साथ साथ बढ़ता गया। वो किसी अलग ही भाषा में कुछ बोलने लगी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आवाज में खराश थी और काफी मर्दाना लग रही थी। डर मेरे अंदर बैठ गया। जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो किसी अनजान की तरह बर्ताव कर रही थी जो मुझे डराने लगा। मैंने उसके पास जाने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि क्या चल रहा था, लेकिन उसने अपने बर्फ जैसे ठंडे शरीर से मेरा हाथ झटक दिया। प्लीज मुझसे बात करो। ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? बहुत ठंड है जेसन, यहाँ बहुत ठंड है ना? उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अपार्टमेंट के अंदर का तापमान और भी ज्यादा गिर गया। एक अलौकिक ठंड जो उसके शरीर से निकलती हुई लग रही थी। इस डरावनी सच्चाई के बीच ये बात तो मुझे साफ साफ समझ में आ गई कि वैलेंटीना के साथ जो हो रहा था वो प्राकृतिक संभावनाओं के परे था। कुछ ऐसा जिसे बयान नहीं किया जा सकता था। हाइक पर कुछ तो हुआ था। मैंने क्या हुआ था ये जानने के लिए मैट को फोन लगाया, लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा था। हमारा घर अचानक भयानक गतिविधियों का मंच बन गया था, जिसमें वैलेंटीना के ऐसा किरदार निभा रही थी जिसमें उसकी रुचि तक नहीं थी। अपनी आंखों से मैंने घर की चीजों को जमीन पर गिरने से पहले हवा में उड़ते हुए देखा। शीशे धुंधले हो रहे थे जैसे कोई अदृश्य जीव सांस ले रहा हो, और परछाइयां अपने ही जीवन के आनंद में नाचती हुई दिखाई दे रही थी। वैलेंटीना का व्यवहार साफ तौर पर समझ आने वाले पल और भयानक घटनाओं के बीच झूल रहा था, जहां वो पूरी तरह से किसी शक्ति के वश में लग रही थी। मैं एक ऐसी मझधार के बीच खड़ा था जहां मेरे लिए यह समझना मुश्किल था कि मैं भाग जाऊं या इसकी मदद करूं। क्या वैलेंटीना किसी आत्मा के वश में थी? मुझे ये सुनने में तो हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी रात की घटनाओं ने मेरी किसी भी बात को समझने से इनकार कर दिया। एक सामान्य स्थिति को बरकरार रखने की कोशिश में मैंने उससे बातचीत में शामिल करने और उसे वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। हमें तुम्हारे लिए मदद की जरूरत है, ये सब ठीक नहीं है। मदद? अब मदद करने के लिए काफी देर हो गई है जेसन। उसकी हंसी सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। वो मानवता से रहित थी। वो आवाज पूरे घर में जोर जोर से गूंजने लगी, एक शैतानी हंसी जो मेरे बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। मैं अपनी सोच की गहराई से बाहर आ चुका था, एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहा था जो तेजी से दूर स्वरूप में बदल रही थी। वो लड़की जिसके साथ मैंने एक रोमांटिक शाम बिताने के बारे में सोचा था, वो एक ऐसे खौफनाक राज के बीच फंसी हुई थी जो हमने अपने अंधेरे में सामने की धमकी दे रहा था। और एक ना यकीन किया जाने वाला भयानक रूप ले चुकी थी, जो उस रोमांटिक शाम से तो कोसों दूर था जिसके मैंने सपने लिए थे।
वैलेंटीना वो लड़की जिसे मैं कई सालों से जानता था और प्यार करता था, अब एक अजनबी बन चुकी थी। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये जमीन जिस पर अब बिल्डिंग बन चुकी थी, डरावनी घटनाओं का मंच बन गई थी। इन सब में सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाला बदलाव था वैलेंटीना का बर्ताव। साफ तौर पर सोचने समझने की उसकी शक्ति खत्म होती जा रही थी और ये जाहिर था कि किसी बाहरी प्रभाव ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। वो बार बार किसी ऐसी भाषा में बात कर रही थी जो मेरी समझ से बाहर थी। उसकी आवाज धरती के किसी प्राणी से मेल खाती हुई नहीं लग रही थी। ये तुम क्या कर रही? ये नॉर्मल नहीं है, हमें मदद ढूंढनी होगी जल्दी। मदद? मेरे अंदर जो है उसके लिए कोई मदद नहीं कर सकता। उसके जवाब ने मेरे अंदर डर की लहर को दौड़ा दिया। ये साफ होता जा रहा था कि हम एक ऐसी प्रेत का सामना कर रहे थे जो बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली है। पूरे घर में उसके होने का असर महसूस होने लगा था। मैं जैसे जैसे उसके करीब जाता, ठंड का एहसास बढ़ता चला जाता था। अपार्टमेंट में इतनी ठंड उसी की वजह से थी। एक भयानक पल में तो वैलेंटीना का शरीर विज्ञान को चुनौती देने वाले तरीके से हिल रहा था और झटके दे रहा था। उसकी आंखें जिनमें कभी प्यार दिखाई देता था, अब उनमें खून उतर आया था, जैसे वो अपने शिकार का इंतजार कर रही हो। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, अजीब हरकतों का सिलसिला भी बढ़ने लगा। घर की दीवारों से एक अनदेखी ऊर्जा निकल रही थी जिससे कमरे की हवा में डर का भाव महसूस होने लगा। सच्चाई और बुरे सपने के बीच बने धुंधले पर्दे ने मेरी सोच पर सवाल खड़े कर दिए। मैंने डरते हुए एक बार फिर उसके दोस्त को फोन किया, लेकिन अभी भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। व्याकुल होकर मैं वैलेंटीना के पास पहुंचा और उसके अंदर खुद का जितना भी अस्तित्व बचा था उससे बात करने की कोशिश की। वैलेंटीना, प्लीज, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो इससे लड़ो। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बहुत देर हो गई, बहुत देर। उसके शब्द भयानक फुसफुसाहट में बदल गए। उसकी आंखें मुझसे हटकर किसी और तरफ आकर्षित हो गई। अपार्टमेंट का माहौल और भी ज्यादा भयानक हो गया, जैसे उसके शब्दों ने किसी अदृश्य चीज को जगा दिया। फिर एक भयानक दृश्य ने मुझे जकड़ लिया। मैंने खुद को एक पहाड़ी इलाके में पेड़ से बंधा हुआ पाया। काला नकाबपोश पहने हुए लोग मुझ पर थूक रहे थे, जिन्होंने बारी बारी से आगे आकर मुझे चाकू से काट डाला। वो किसी अजीब भाषा में जाप कर रहे थे, वही जो मैंने वैलेंटीना को बोलते हुए सुना था, और मेरे ओर गोल गोल घूम रहे थे। जैसे ही मैं चिल्लाया, मेरा खून बहने लगा और मैं बेहोश हो गया। मैंने आसमान में चीलें उड़ती हुई देखी जो मेरा दर्द कम होने का इंतजार कर रही थी ताकि वो मुझे खा सके। मैं असल जिंदगी में वापस आया और मैंने वैलेंटीना की तरफ देखा। अब उसे देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता था। जिस भी बुरी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था, उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो वैलेंटीना की ताकत और डर का इस्तेमाल करके शक्तिशाली हो रही थी। मैं सोचने लगा, किस तरह मैं इस आत्मा के मुंह से ये निकलवा सकता हूँ कि आखिर उसने वैलेंटीना के साथ क्या किया। वो रात वैसे भी एक जीता जागता बुरा सपना बन गया था। एक ऐसी आत्मा के साथ लड़ाई का मैदान जिसे समझाया नहीं जा सकता। एक दुष्ट भावना की पकड़ में फंसी वैलेंटीना हमारे चारों ओर फैले आतंक का शिकार और जरिया दोनों थी। अपार्टमेंट में उथल पुथल अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। हवा में भारीपन आ गया। वैलेंटीना का व्यवहार अब पूरी तरह से पागलपन में बदल गया था। उसकी हरकतें उस शक्ति द्वारा की जा रही थी जो उस पर हावी था। हमारा रिश्ता जो कभी प्यार और समझ की परिभाषा देता था, वास्तव में एक भयानक संघर्ष में बदल गया था। उस तक पहुंचने की बेताब कोशिश में उस पर छाए अंधेरे को तोड़ने के लिए मैंने उससे सवाल करना शुरू कर दिया। मैं उससे पूछने लगा, वैलेंटीना, ये तुम नहीं हो, और जिसने भी तुम्हें अपने वश में किया है तुम्हें उसे लड़ना ही होगा। लड़ना होगा? Oh, Jason, but I have already won. उसके जवाब ने मेरी हड्डियां तक जमा दी। ये साफ जाहिर था कि जो कुछ भी उसके अंदर था वो मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। जब हमने बहस करना शुरू किया तो कमरे के अंदर की हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई। घर का सामान हमें लगने से बचते हुए बहुत ही तेजी से इधर उधर उड़ते हुए टूटने लगा। घर की झिलमिलाती हुई लाइट्स दीवार पर अजीब अजीब सी आकृतियां बनाकर हमें डरा रही थी। हम दोनों की बहस के बीच वैलेंटीना के शरीर पर घाव दिखाई देने लगे। वो काफी गहरे थे और उसकी आत्मा के दिए हुए लग रहे थे। ये सिंबल कैसे? खूबसूरत है ना? हर एक ये याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने मुझ पर चाकू से वार किया था। उसके इस रहस्य ने मेरे अंदर डर की लहर दौड़ा दी। अब बात सिर्फ और सिर्फ वैलेंटीना के शरीर को अपने कब्जे में करने की नहीं थी, बल्कि कई आगे बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्राचीन और बुरी चाहत रखने वाले का शिकार बन गई।
इस बातचीत का अंत तब हुआ जब वैलेंटीना ने गुस्से में अपने खाने की प्लेट को कमरे में उड़ाकर फेंक दिया। प्लेट दीवार से टकराकर टूट गई, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारा जीवन बिखर गया था। और तभी एक चूहा दीवार पर बने अपने बिल से बाहर निकला। अपने नए अप्राकृतिक स्वभाव का भयानक प्रदर्शन करते हुए वो फर्श पर इधर उधर भाग रहे चूहे पर झपट्टे मारते हुए उसे पकड़ने लगी और फिर उसने बेरहमी से उसके सर अपने दांतों से काट लिया। वो उसे बेरहमी से खाने लगी। वेल, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन अब ऐसा ही है जेसन, यही मेरा नया रूप है। उसके अजीब और गरीब बर्ताव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसने दिल दहला देने वाली बात कही। जिस वैलेंटीना को मैं जानता था और प्यार करता था वो जा चुकी थी और उसके जैसा नकाब पहने कोई और ही मेरे सामने खड़ा था। चौंका देने वाली हिंसा के उस क्षण में मुझे एहसास हुआ कि हम किस भावना में डूबे हुए हैं। जिस अलौकिक शक्ति ने वैलेंटीना पर कब्जा किया हुआ था वो न सिर्फ उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चला रही थी, बल्कि उसने पूरी तरह वैल को अपने रंग में रंग लिया था और उसे एक अपरिचित शख्स में बदल दिया था। वैलेंटीना की अंदर की शक्ति ने जब उस पर हावी होना शुरू किया तो मैं समझ गया कि मैं उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि मैं एक ऐसी बुराई से लड़ रहा था जो इस जहां के लिए हानिकारक है। उस रात का खौफ अपना भयानक चरण पर पहुंच गया था जब मैं अपने अपार्टमेंट के बीचों बीच डर का एहसास के साथ खड़ा था जो कभी शांति का प्रतीक हुआ करता था। वैलेंटीना या फिर वो जिस भी रूप में बदल चुकी थी, मुझे ऐसी नफरत भरी आंखों से घूर रही थी जो कभी देखी नहीं थी। उसके अंदर का डर अपने खुद के जीवन के साथ कांपता हुआ लग रहा था। भयानक स्पष्टता के एक पल में वैलेंटीना पर कब्जा कर आत्मा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कुछ अपनी और कुछ बुरा चाहने वाली आत्माओं का मिश्रण लग रही थी। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया ना जेसन? जो शक्ति मेरे अंदर है वो प्राचीन वंश को मेरे जरिए जारी रखेगा। मैं ये सुनकर डर गया क्योंकि उस आत्मा ने अपना वास्तविक रूप जाहिर किया था। इसमें एक प्राचीन बलिदान की बात की गई, एक बुरी आत्मा जिसका इस धरती पर निवास है और वो अपनी इस विरासत को जारी रखने के लिए किसी सही शख्स का इंतजार कर रही थी। ये आत्मा काफी समय से शांत बैठी थी और सही शरीर का इंतजार कर रही थी और फिर उसने हाइकिंग के समय मैट के साथ वैलेंटीना को देखा। मैट कहाँ है? उसके साथ क्या हुआ? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे भूख नहीं थी? मुझे ये सोचकर बहुत ही अजीब लगने लगा कि उसके अंदर जो भी है उसने मैट को खत्म कर दिया और वैलेंटीना को भूख क्यों नहीं लगी थी ये भी समझ में आया। लेकिन अब वो फिर से भूखी थी और उसकी नजरें अब मुझ पर थी। तुमने क्या किया है वैलेंटीना के साथ? कहाँ है वो? वैलेंटीना अब मेरा ही एक हिस्सा है। जैसे ही वो आत्मा अजीब ढंग से मेरी तरफ बढ़ना शुरू हुई, मेरे अंदर डर की भावना और भी ज्यादा बढ़ गई। उसके इरादे साफ थे। मैं अगला शिकार बनने वाला था। मैं पीछे हटने लगा। मेरा दिमाग इस बुरे सपने से बाहर निकलने के तरीके ढूंढ रहा था। वो आत्मा पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने मुझे घेर लिया। उसकी ताकत जबरदस्त थी। बचने की बेताब कोशिश में मैंने अपने सबसे करीब रखी चीज को पकड़ लिया, मेरा शेफ चाकू। घर के अंदर चूहे बिल्ली का भयानक खेल चल रहा था जिसमें मैं चूहा था। वैलेंटीना के चेहरे का नकाब, पहले वो आत्मा मेरे ऊपर झपटी। उसकी आंखों में मैंने बुराई की चाहत देखी। मैंने एक पल में ही फैसला ले लिया। मेरे चाकू ने सीधा निशाना लगाया। वो आत्मा जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर ढेर हो गई। उसके अंदर की बुराई की बत्ती झिलमिला रही थी। मैं वहां खड़ा रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे और चाकू से खून बह रहा था। मैं अभी अभी वैलेंटीना को जान से मार चुका था, वो लड़की जिससे मैं प्यार करता था, जबकि उसके शरीर में अब वो रही भी नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने 911 पर फोन मिलाया। मेरी आवाज टूट रही थी जब मैंने उन्हें कुछ ऐसे समझाने की कोशिश की जो समझाया नहीं जा सकता था, लेकिन मैंने किसी तरह उन्हें सब कुछ बताया। प्लीज मेरी मदद करनी ही होगी आपको, मुझे करना पड़ा। वो अब रही भी नहीं थी। जब पुलिस आई तो उन्होंने मुझे बुरी हालत में जमीन पर गिरा हुआ पाया, लेकिन मैं ये देखकर बिल्कुल हैरान था कि वैलेंटीना का शरीर गायब हो चुका था। ना ही उसका शरीर था, ना ही खून की एक भी बूंद, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे रात की घटनाएं सिर्फ और सिर्फ मेरी कल्पना थी। पुलिस वाले मेरे ऊपर एक संदेह भरी नजरें डालते हुए चले गए। उनका संदेह करना सही था। मैंने अकेले ही अपने सोच के टुकड़ों को बटोरना शुरू किया। आखिर वो इस तरह खुद ब खुद गायब कैसे हो सकती है? क्या वो आत्मा अभी भी खुलेआम कहीं घूम रही थी? जब मैं अपने साथ हुई इस रात की घटनाओं के बारे में सोच रहा था तो एक छोटे लेकिन दिल दहला देने वाला सच मेरे सामने आया। वो चूहा, उसका सर नहीं था और वो किचन में बिना सर के तड़पते हुए घूम रहा था।
इसे ये तो सच था कि कल रात जो कुछ भी इस घर में हुआ वो मेरी एक महज कल्पना नहीं थी। उस परिस्थिति की सच्चाई मेरे सामने आ गई। वो आत्मा बेशक घायल थी लेकिन अभी भी जिंदा थी। उस बुराई का होना मेरे जीवन के लिए अभी भी खतरनाक था। मुझे दोषी होने की भावना, डर और उन असुलझे सवालों से जूझने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था जो अब मेरी दुनिया का हिस्सा बन गए थे। उस वैलेंटाइन की रात के बाद मेरा अस्तित्व एक भयानक कब्रिस्तान बन गया। एक ऐसा जीवन जो प्राचीन बुराई के अंधकार से ढका हुआ था।